बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम इस चैप्टर का एक बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक और नाइन्थ क्लास का बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक अर्शमीदिस प्रिंसिपल डिस्कस करेंगे। अर्शमीदिस एक साइंटिस्ट था जिसने एक प्रिंसिपल दिया लिक्विड से रिलेटेड ही, वो आज हम डिस्कस करेंगे। तो अर्शमीदिस प्रिंसिपल बताने से पहले आपको डेली लाइफ से रिलेटेड कुछ एग्जांपल्स बताता हूँ जहाँ पे अर्शमीदिस प्रिंसिपल अप्लाई हो रहा होता है। An air-filled balloon immediately shoots up to the surface when released under water. जब हम क्या करते हैं, एक बैलून जिसके अंदर हवा भरी होती है उसको अगर हम पानी के अंदर छोड़ें तो वो क्या करता है, जो ही हम छोड़ते हैं तो तेजी से ऊपर की तरफ आ जाता है सरफेस पे। इसके अलावा द सेम वुड हैपन इफ ए पीस ऑफ वुड इज रिलीज्ड अंडर वाटर। और अगर एक लकड़ी का टुकड़ा हम पानी के अंदर छोड़ें तो वो भी क्या करता है, पानी की सरफेस पे आ जाता है। वी माइट हैव नोटिस दैट ए मग फिल्ड विद वाटर फील्स लाइट अंडर वाटर बट फील्स हैवी एज सुन एज वी टेक इट आउट ऑफ वाटर। एक पानी का मग है और उसको हम जब भर के पानी के अंदर पकड़ते हैं तो हमें उसका इतना वेट फील नहीं होता जितना कि उसको हम पानी के बाहर भर कर पकड़ते हैं। तो वो बेसिकली ऐसा क्यों होता है, ये तमाम डिटेल आज के टॉपिक में हम डिस्कस करेंगे। More than 2000 years ago, the Greek scientist Archimedes noticed that there is an upward force which acts on an object kept inside a liquid. अर्शमीदिस साइंटिस्ट उसने तकरीबन 2000 साल पहले, एक ग्रीक साइंटिस्ट था, उसने ये नोटिस किया था कि जितने भी ऑब्जेक्ट्स होते हैं उन पे एक अपवर्ड फोर्स अप्लाई हो रही होती है। मतलब किसी भी ऑब्जेक्ट को अगर हम लिक्विड के अंदर लेकर जाएं तो उस ऑब्जेक्ट पे, उस लिक्विड के अंदर एक अपथ्रस्ट फोर्स अप्लाई होगी। ये इस अर्शमीदिस साइंटिस्ट ने 2000 साल पहले डिस्कवर कर लिया था। एज ए रिजल्ट एन अपेरेंट लॉस ऑफ वेट इज ऑब्जर्व्ड इन द ऑब्जेक्ट। इस वजह से हमें ऐसा लगता है कि पानी के अंदर उस ऑब्जेक्ट का जो वेट है वो कम हो गया है। प्रैक्टिकली कम नहीं होता लेकिन एक अपेरेंट लॉस उसमें ज़रूर आ जाता है। दिस अपवर्ड फोर्स एक्टिंग ऑन द ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड द अपथ्रस्ट ऑफ द लिक्विड। ये जो अपवर्ड फोर्स उस लिक्विड पे, उस ऑब्जेक्ट पे लिक्विड के अंदर अप्लाई हो रही थी, उसको क्या नाम दिया, अपथ्रस्ट ऑफ द लिक्विड का नाम दिया। अर्शमीदिस प्रिंसिपल स्टेट्स दैट, अर्शमीदिस प्रिंसिपल बेसिकली है क्या, उसकी डेफिनेशन क्या है। When an object is totally or partially immersed in a liquid, an upthrust acts on it equal to the weight of the liquid it displaces। कि जब हम किसी भी ऑब्जेक्ट को कंप्लीटली या थोड़ा सा क्या करते हैं, लिक्विड के अंदर इमर्स्ड करते हैं, डुबो देते हैं, तो उसके ऊपर एक फोर्स अप्लाई होती है जिसको हमने अपथ्रस्ट का नाम दिया था। वो किसकी इक्वल होगी, वो उस वेट की इक्वल होगी, वेट ऑफ द लिक्विड के इक्वल होगी। जितना ऑब्जेक्ट हमने डुबोया था उसके हिस्से से जितना पानी, उसके हिस्से में जितना पानी आता है उसका वेट अगर हम मेजर करें तो उतनी अपथ्रस्ट फोर्स उस पर अप्लाई हो रही होती है। ये नेक्स्ट स्लाइड्स में आपको समझाऊंगा कि प्रॉपर पिक्चर्स की मदद से, प्रॉपर डायग्राम्स की मदद से, कि ये जो अपथ्रस्ट होती है वो कितनी होती है। मतलब किसी भी ऑब्जेक्ट को हम डबोएंगे तो उसके ऊपर कितनी अपथ्रस्ट फोर्स अप्लाई हो रही होगी। ये नेक्स्ट स्लाइड की मदद से आपको समझ आ जाएगा प्रॉपर। कंसिडर करते हैं, अब हम अर्शमीदिस प्रिंसिपल को प्रॉपर प्रूव करते हैं। कंसिडर करते हैं एक सॉलिड सिलेंडर ऑफ क्रॉस सेक्शनल एरिया ए एंड हाइट h इमर्स्ड इन ए लिक्विड। ये हमारे पास एक सॉलिड सिलेंडर है और इसके अंदर ये लिक्विड मौजूद है वाटर की सूरत में। इसमें हम कंसिडर करते हैं एक सॉलिड सिलेंडर जिसका एरिया a है और हाइट कितनी है, h है। Let h1 and h2 be the depths of the top and bottom faces of the cylinder respectively from the surface of the liquid। हम ये कंसिडर करते हैं कि ये इस लिक्विड की सरफेस है। इस लिक्विड की सरफेस क्या है, ये है। तो इस लिक्विड की सरफेस से जो हाइट h1 है वो
इस सिलेंडर के अपर सरफेस से है, टॉप से, और ये जो हाइट h2 है वो इस सिलेंडर के बॉटम से है। यानी कि इस सिलेंडर के टॉप से सरफेस ऑफ द वाटर तक की का जो डिस्टेंस है उसको हमने h1 का नाम दिया, एंड बॉटम ऑफ द सिलेंडर टू द सरफेस ऑफ द वाटर इज h2। तो अगर हम इन दोनों को h1 और h2 का नाम दे दें तो ये जो हाइट है h, ये किसकी इक्वल आ जाएगी? अगर हम इस लेंथ में से ये वाली लेंथ माइनस करें तो बाकी हाइट h बचती है। h2 माइनस h1 किसकी इक्वल हो जाएगा? h की इक्वल हो जाएगा। If P1 and P2 are the liquid pressures at depths h1 and h2 respectively, and rho is the density, then according to equation P equal to rho gh, अगर P1 और P2 क्या हों? लिक्विड प्रेशर्स हों। किस पे? P1 अगर इस हाइट h पे है और P2 हाइट h2 पे है, जब लिक्विड की डेंसिटी रो हो तो प्रेशर 1 P1 किसकी इक्वल हो जाएगा? रो जी एच 1 के, क्योंकि प्रेशर का फार्मूला हमारे पास क्या है? रो जी एच है। ये हम प्रेशर इन लिक्विड्स में फाइंड कर चुके हैं पहले। तो प्रेशर का फार्मूला रो जी एच था, उस हिसाब से क्या हो जाएगा? जो इस पे प्रेशर अप्लाई होगा वो कितना होगा? P1 इक्वल टू रो जी एच 1। और इसी तरह जो हाइट h2 पे प्रेशर अप्लाई हो रहा है वो किसकी इक्वल होगा? P2 इक्वल टू रो जी एच 2 पे। Let the force F1 is exerted at the cylinder top by the liquid due to pressure P1, and the force F2 is exerted at the bottom of the cylinder by the liquid due to pressure P2। कि इस टॉप एरिया पे जो फोर्स अप्लाई हो रही है वो F1 है, और वो किस वजह से है? प्रेशर P1 की वजह से। और इस सिलेंडर पे बॉटम से जो फोर्स अपवर्ड अप्लाई हो रही है वो फोर्स F2 है, और ये किस वजह से है? ये ड्यू टू P2 है, प्रेशर 2। तो जो फोर्स होती है वो हमारे पास फोर्स पर यूनिट एरिया है, जहां से F इक्वल टू पी ए आ जाएगा। तो अगर हम F1 देखें जो यहाँ पे अप्लाई हो रही है, तो इस फार्मूले की मदद से P1A हो जाएगी और F2 किसकी इक्वल हो जाएगी? P2A हो जाएगी। हम P1 और P2 की वैल्यूज पिछली स्लाइड में फाइंड कर चुके हैं। रो जी एच 1 और रो जी एच 2 थी, वो हम इनमें बारी बारी पुट कर देंगे। P1 और P2 की वैल्यूज पुट करते हैं तो P1 की जगह पे रो जी एच 1 ए एज इट इज आ गया, और F2 इक्वल आ जाएगा रो जी एच 2A। ये हमारे पास दोनों फोर्सेस आ गई जो इस सिलेंडर के टॉप और बॉटम से अप्लाई हो रही हैं। F1 and F2 are acting on the opposite faces of the cylinder. Therefore, the net force F will be F2 minus F1 in the direction of F2। के फोर्सेस F1 और F2 अपोजिट डायरेक्शन से अप्लाई हो रही हैं, और हमने फोर्स कौन सी अप्लाई करनी है? हमने फाइंड करनी है F अप थ्रस्ट फोर्स। यहाँ पे F2 माइनस F1 लिखा है। बात ये समझने की है कि F1 माइनस F2 क्यों नहीं किया, हमने F2 माइनस F1 क्यों किया? तो हम जो फोर्स फाइंड करने जा रहे हैं वो अप थ्रस्ट फोर्स है, वो नीचे से ऊपर की तरफ अप्लाई होती है, तो इस वजह से F2 माइनस F1 करेंगे। और दूसरी रीज़न ये है कि जो जो गहराई की तरफ जाएं तो प्रेशर इंक्रीज होता है, प्रेशर इंक्रीज करने से फोर्स भी इंक्रीज करेगी। तो F2 ग्रेटर है, F1 स्मॉलर है, इस वजह से ग्रेटर वैल्यू से स्मॉलर वैल्यू माइनस करेंगे। तो F किस की इक्वल आ जाएगी? F2 माइनस F1 के। नेट फोर्स F ऑन द सिलेंडर इज कॉल्ड द अप थ्रस्ट ऑफ द लिक्विड। तो F2 माइनस F1 किसकी इक्वल हो जाएगी? रो जी एच 2A माइनस रो जी एच 1A की इक्वल हो जाएगी। तो F2 माइनस F1 इक्वल टू रो जी ए आएगा। जहाँ पे ये बाई मिस्टेक प्रिंट हुआ है, रो जी ए कॉमन आ जाता है दोनों में से, बाकी क्या रह जाता है? H2 माइनस H1 रह जाता है। तो अप थ्रस्ट ऑफ द लिक्विड किसकी इक्वल आ जाएगी? रो जी ए एच हो जाएगी। H2 माइनस H1 किसकी इक्वल था? H की इक्वल था, ये हमने स्टार्टिंग में बताया था। तो अप थ्रस्ट ऑफ द लिक्विड रो जी ए एच की इक्वल हो जाती है। अप थ्रस्ट ऑफ द लिक्विड रो जी वी हो जाएगी। वी वॉल्यूम है इस सिलेंडर का। वॉल्यूम किसकी इक्वल होता है? सरफेस एरिया मल्टीप्लाई बाय हाइट। जो सॉलिड सिलेंडर होता है उसका वॉल्यूम फाइंड करने का फार्मूला सरफेस एरिया मल्टीप्लाई बाय हाइट। तो इसकी जगह हमने क्या लिख दिया? वॉल्यूम लिख दिया, वी।
टॉप थ्रस्ट ऑफ द लिक्विड क्या आ गई हमारे पास, रो जी वी आ गई। Here AH is the volume V of the cylinder and is equal to the volume of the liquid displaced by the cylinder। तो ये वॉल्यूम V क्या है, जहां पे इस सिलेंडर का वॉल्यूम है, ये किसकी इक्वल होगा, वॉल्यूम ऑफ द डिस्प्लेस्ड लिक्विड के। Therefore rho gV is the weight of the liquid displaced। तो जो rho gV क्या है, वो वेट ऑफ द लिक्विड डिस्प्लेस्ड है, जितने लिक्विड डिस्प्लेस होगा, इस जगह से हट जाएगा, उसके वेट की इक्वल है। तो इतनी ही अप थ्रस्ट फोर्स इसके ऊपर अप्लाई हो रही होती है। अप थ्रस्ट ऑफ द लिक्विड इक्वल टू रो जीवी था। इक्वेशन शोज दैट एन अप थ्रस्ट एक्ट्स ऑन द बॉडी इमर्स्ड इन ए लिक्विड and is equal to the weight of the liquid displaced, which is Archimedes principle। कि रो जी वी बेसिकली क्या है, ये अपथ्रस्ट फोर्स है जो किसी भी उस ऑब्जेक्ट पे अप्लाई हो रही होगी, जो हम लिक्विड के अंदर इमर्स्ड कर देंगे, डिबो देंगे, तो जितना वहाँ से लिक्विड हटेगा उसके वो वेट की इक्वल इसके ऊपर अपथ्रस्ट अप्लाई हो रही होगी। अगर आप इसमें देखें तो ये ऑब्जेक्ट यहाँ पे वाटर के अंदर मौजूद है, जब हम इसको पानी के अंदर डुबोते हैं, सपोज ये पहले फिल किया हुआ था यहाँ तक, ये ऑब्जेक्ट पानी से बाहर है और यहाँ पर कोई वाटर मौजूद नहीं है। जूं जूं हम इसको डुबोते हैं पानी के अंदर, तो यहाँ से वाटर क्या करेगा, जाहिर सी बात है जब ये ऑब्जेक्ट पानी के अंदर डुबोएंगे तो ये कुछ ना कुछ जगह घेरेगा, तो यहाँ से वाटर क्या करेगा, लीक आउट होगा और इस कंटेनर के अंदर गिरना शुरू हो जाएगा। जब कंप्लीटली ये ऑब्जेक्ट इस वाटर के अंदर इमर्स्ड हो जाता है, तो यहाँ से वाटर इस एरिया में उतना वाटर इसके वॉल्यूम की इक्वल यहाँ पर आ जाता है। यहाँ पे जो वाटर आ जाएगा उसका अगर हम वॉल्यूम फाइंड कर लें, उसका वेट फाइंड कर लें, तो उस वेट की इक्वल अब थ्रस्ट फोर्स इस ऑब्जेक्ट पे अप्लाई हो रही होती है। यही बेसिकली अर्शिमिदस प्रिंसिपल है। अब हम डेंसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट फाइंड करते हैं कि किसी भी ऑब्जेक्ट की डेंसिटी कैसे फाइंड की जाती है अर्शिमिदस प्रिंसिपल की मदद से। अर्शिमिदस प्रिंसिपल इज आल्सो हेल्पफुल टू डिटरमाइन द डेंसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट। हम क्या कर सकते हैं, अर्शिमिदस प्रिंसिपल हेल्पफुल होता है किसी भी ऑब्जेक्ट की डेंसिटी फाइंड करने के लिए। द रेशो इन द वेट्स ऑफ ए बॉडी विद एन इक्वल वॉल्यूम ऑफ लिक्विड इज द सेम एज इन देयर डेंसिटीज। जो रेशो होगी ऑब्जेक्ट्स के, जो वेट्स होंगे वो इक्वल होगी किसके, उनके डेंसिटीज के। यानी कि इक्वल वॉल्यूम के ऑब्जेक्ट्स हों, उनका जो वेट की रेशो होगी वो इक्वल होगी उनकी जो डेंसिटीज होंगी उसके। तो डेंसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट हम सपोज करते हैं कैपिटल डी है आउटसाइड द लिक्विड, इसकी डेंसिटी डी है। डेंसिटी ऑफ द लिक्विड वो कितनी है, रो है। लिक्विड की डेंसिटी हमने सपोज कर लिया वो कितनी है, रो है। द वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट आउटसाइड द लिक्विड इज W1। वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट आउटसाइड द लिक्विड, ये जो 5 kg है, सपोज ये कितना, इसको हम क्या नाम देते हैं, W1 का नाम देते हैं। वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट इनसाइड द लिक्विड, उसको W2 का नाम दिया। इसको हमने क्या किया, इसी ऑब्जेक्ट को जब लिक्विड के अंदर लेके गया तो इसका वेट हमें कम फील होगा, वो कितना है 2 kg, जहाँ पर डायग्राम में दिखाया गया है, लेकिन हम उसको क्या नाम दे रहे हैं, W2 का नाम दे रहे हैं। वेट ऑफ इक्वल वॉल्यूम ऑफ द लिक्विड इक्वल टू W इक्वल टू W1 माइनस W2। यानी कि वेट ऑफ इक्वल वॉल्यूम ऑफ लिक्विड, जब हमने यहाँ पे डुबोया है, तो जितना लिक्विड हमारे पास इस ऑब्जेक्ट के डुबोने से इस ऑब्जेक्ट के वॉल्यूम के इक्वल लिक्विड हमारे पास जो आया है, उसका वेट कितना होगा, उसको हमने W1 माइनस W2 का नाम दिया है। अकॉर्डिंग टू आर्शिमिदस प्रिंसिपल, W2 इज लेस देन इट्स एक्चुअल वेट W1 बाय एन अमाउंट W। आर्शिमिदस प्रिंसिपल के मुताबिक जो W2 होगा वो हमेशा लेस होगा W1 की निस्बत। क्यों, W2 हमारे पास इनसाइड द लिक्विड है जब उस पर अपथ्रस्ट अप्लाई हो रही है, और W1 आउटसाइड द लिक्विड था जब उसके ऊपर कोई फोर्स अप्लाई नहीं हो रही थी। तो इसका वेट इसीलिए अगर आप यहाँ पे डायग्राम में देखें 5 kg है,
और यहाँ पे 2 kg है, तो ये 2 kg जो हमारे पास ये लिक्विड एक्सर्ट हुआ है, बाहर आया है इस ऑब्जेक्ट के डुबो देने से, वो भी कितना है, 2 kg ऑफ वाटर था। सिंस ऑब्जेक्ट की डेंसिटी है, लिक्विड की डेंसिटी है इक्वल टू W1 डिवाइडेड बाय W। ये W किसके इक्वल है? W1 क्या था? वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट आउटसाइड द लिक्विड। W क्या है? इक्वल वॉल्यूम ऑफ द लिक्विड। ये जो लिक्विड इक्वल वॉल्यूम ऑफ लिक्विड आया था, उसका जो वेट है उसको हमने W का नाम दिया था। जो ऑब्जेक्ट आउटसाइड द लिक्विड है वो W1 है। आउटसाइड द लिक्विड की जो डेंसिटी है वो कैपिटल D है। जो वाटर की डेंसिटी है उसको रो से लिखा था, तो हम क्या करते हैं, D इक्वल टू W1/W इंटू रो आ जाएगा। ये डेंसिटी हमने फाइंड करनी है, तो W1/W इंटू रो आ जाएगा। D इक्वल टू W1 हमने क्या नाम दिया था? W1 माइनस W2, तो हमने वो यहाँ पे पुट कर दिया। Thus finding the weight of the solid in air W1 and its weight in water W2, we can calculate the density of the solid by using above equation। तो हम ये इक्वेशन यूज करके, जब हमें क्या पता हो, एक W1 पता हो कि आउटसाइड द लिक्विड इस ऑब्जेक्ट का वेट कितना है, और दूसरा हमें W2 पता हो इनसाइड द लिक्विड इस ऑब्जेक्ट का वेट कितना है, ये दोनों अगर हमें पता हो तो हम क्या कर सकते हैं, डेंसिटी फाइंड कर सकते हैं। किस चीज़ की? सॉलिड की। उस ऑब्जेक्ट की डेंसिटी हम फाइंड कर सकते हैं। तो यहाँ तक हमारा आज का लेक्चर था। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक अर्शिमिदस प्रिंसिपल को डिस्कस किया। नेक्स्ट टॉपिक के लिए आप मेरा यूट्यूब चैनल विजिट करें। थैंक यू।